Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing about the current affairs of 24th June. So शुरू करते हैं टॉपिक्स के साथ. GS1 में हमारे पास सोसाइटी टॉपिक में से जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड. हम इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. द हिंदू का एडिटोरियल है और इसमें बहुत ही बढ़िया एक कंसेप्ट बताया गया है फेमटेक के बारे में. फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो और पूरा इशू क्या है इसको समझेंगे डिटेल में. देन वी हैव GS2. ओके, GS2 में पॉलिटी से पहला टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट. ये भी एक एडिटोरियल है द हिंदू का और इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या है यूनियन का उसे थोड़ा डिटेल में समझाया गया है. ठीक है, तो इसको भी देखेंगे. देन CCI प्रोब्स गूगल. तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर एक प्रोब बिठाया है और ये क्यों बिठाया है इसको देखेंगे और क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में समझेंगे. आगे बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से. वी हैव इंगेज ईरान. ये भी एक एडिटोरियल है द हिंदू से. आज हिंदू में बहुत अच्छे एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़ कम है, एडिटोरियल ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है, ईरान को इंगेज करने की ज़रूरत है. तो पूरा जो ईरान US जो डील है, अभी जो ईरान US जो इशू चल रहा है इसके बारे में समझेंगे और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं उसको देखेंगे. देन GS3 में से इकोनॉमी में से पहला टॉपिक है बैंक्स गेट असेट्स फ्रॉम ED. तो ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफ़ी सारे असेट्स सीज किए हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी इन सब से, और उनको अब वो बैंक्स को दे रहे हैं. ED बैंक्स को ये असेट्स दे रहे हैं. ओके, देन सेंटर ईजेज नॉर्म्स फॉर वॉइस बेस्ड BPOs. तो BPOs के लिए सेंटर ने नॉर्म्स को ईजी किया है. ये क्या है पूरा इशू इसको भी देखेंगे. GS4 में आज कुछ खास नहीं है. ओके, उससे पहले हम ये देख लेते हैं डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट. तो देखो यहाँ पे हम इससे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम कई बार बहुत सारी पढ़ाई करते हैं डेली. ठीक है, डेली मॉक्स देते हैं, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि हम उतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है. तो लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं कहाँ जा रही है वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे डिसहार्टन नहीं होना है क्योंकि दीज आर द सीड्स दैट यू आर प्लांटिंग. ठीक है, दीज आर नॉट द हार्वेस्ट. तो इसका हार्वेस्ट आप बाद में ड्यूरिंग एग्जाम रीप करेंगे. सो डोंट जज ईच डे बाय योर हार्वेस्ट, judge each day by the seeds that you plant. Okay, just a motivation. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहला आज का टॉपिक है सोसाइटी टॉपिक में से हमारे पास एक एडिटोरियल है आज. द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड. ठीक है, तो जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड ये क्या है, ये पूरा टॉपिक क्या है, एक शॉर्ट में मैं आपको इंट्रो देती हूँ. ठीक है, अभी हमने देखा कोविड के टाइम पे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा काम की है. वैक्सीन्स का रजिस्ट्रेशन इससे हो रहा है, वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस पर आ रही है, कोविड से जो रिलेटेड मिथ्स हैं वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम कवर कर पा रहे हैं. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली कभी नहीं देखा गया कि हेल्थ सेक्टर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी डिजिटल टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे अब जो लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है उनके पास एक तरह से हेल्थ का एक्सेस भी नहीं रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जेंडर गैप जो इस चीज़ में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इन सब से रिलेटेड जो जेंडर गैप है हमें उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है. ठीक है, इसमें ये डाटा भी देते हैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए. जैसे कि एक है GSMA, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. इसका जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग 390 मिलियन वुमेन जो हैं उनके पास एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट का पूरे वर्ल्ड में. और इसमें से हाफ से भी ज़्यादा ऐसी विमेन जो हैं, 390 मिलियन में से हाफ से भी ज़्यादा विमेन जो हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है वो साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं. ठीक है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो इंडिया का है. ऑलराइट, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में विमेन का इंटरनेट यूज़ अगर हम देखें तो दैट इज़ जस्ट 15%. ठीक है, तो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से सिर्फ 15% विमेन ऐसी हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस की सुविधा है. देन अब हमने देखा कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन मोबाइल के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस होगा आपके पास तो ही आप कर पाओगे. इनिशियली अभी ऐसा हो रहा था, अब तो वैक्सीन सबको लग रही है, पर इनिशियली रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही वैक्सीन लगी जा रही थी. फिर उसके बाद कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको डिजिटल मीडिया से मिल रही थी. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इनके पास भी इंटरनेट एक्सेस हो, डिजिटल पेनिट्रेशन हो इनके पास भी. लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, वो है सोशल माइंडसेट. तो ऑथर कहते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि हम
महिलाओं के पास भी जेंडर इक्वल या जेंडर न्यूट्रल वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाएं, ठीक है, महिलाओं को भी सारी वैक्सीनेशन से रिलेटेड सुविधा दें, कोविड से रिलेटेड सुविधा दें। उसी तरह गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि डिजिटल पेनिट्रेशन भी विमेन के केस में बढ़ाएं वो, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है सोशल माइंडसेट। देखो, हमने देखा होगा अपने घरों में, अपने रूरल एरियाज में स्पेशली ये देखने को मिलता है कि जो भी फैमिली है, अगर सपोज फैमिली जो है वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर सकती है, तो वो मोबाइल फ़ोन आप सभी ने देखा होगा, इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, वो मोबाइल फ़ोन किसी भी मेल पर्सन के पास रहता है फैमिली के, ठीक है, या तो फादर के पास रहेगा या सन के पास रहेगा, तो एक्सक्लूसिव एक्सेस जो होता है उस मोबाइल फ़ोन का उस मेल पर्सन के पास होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी मानी जाती है कि अगर, जैसे स्पेशली आज भी रूरल एरियाज में ये माना जाता है कि अगर विमेन को या गर्ल्स को मोबाइल फ़ोन या डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस मिल जाए, तो पहली चीज़ कि उनके लिए रिस्क बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं डिजिटल मीडिया पे। दूसरी चीज़ उनको ये भी लगता है, सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं आजकल रूरल एरियाज़ में, हालांकि अभी बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नॉर्म्स अभी भी प्रेवलेंट हैं कि अगर फीमेल्स के पास मोबाइल चला जाएगा, मोबाइल का एक्सेस चला जाएगा, तो वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करने लगेंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है, सोशल माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक थोड़ा ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है। देन पैट्रियार्कल कल्चरल बिलीव्स भी हैं, जैसे कि अगर कोई विमेन या फिर अगर कोई फीमेल बोलती है कि हमें मोबाइल चाहिए, तो उन्हें सस्पिशन के साथ देखा जाता है, उनको अपोजिशन फेस करना पड़ता है अपने ही घर में, ठीक है। तो इस तरह के कल्चरल बिलीव्स जो हैं वो विमेन को प्रिवेंट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया को यूज़ करने से, और इसका खामियाजा अब हमको देखने को मिल रहा है कि कितना ज़्यादा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज उनके पास एक्सेस ही नहीं है राइट टू हेल्थ का, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑथर फेमिनिज्म की। तो ऑथर बोलते हैं, हम फेमिनिज्म से क्या समझते हैं, यूजुअल धारणा क्या है कि फेमिनिज्म मतलब जो फीमेल जेंडर है उसे ऊपर रखना। यहाँ ऑथर कहते हैं इसका मतलब, फेमिनिज्म का मतलब फीमेल जेंडर को ऊपर रखना नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल टर्म्स में न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी को बनाना है, ठीक है। एक्चुअल टर्म्स में इंक्लूसिवनेस लाना है, एक्चुअल टर्म्स में इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना ही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म सिर्फ राइट्स की बात नहीं करता, फेमिनिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात करता है, और इसको ये बताते हैं फेमटेक से। फेमटेक क्या है, फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, जिसको हम आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। फेमटेक मतलब फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी बात करता है एक तो सप्लाई की और एक डिमांड की, ठीक है, या फिर एक तरह से आप समझ सकते हैं सप्लाई यानी कि राइट्स की, और एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी। अब देखो इसमें क्या मतलब है इसका, जो फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी है वो ये बोलती है कि अगर आपके पास हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में जो फीमेल जेंडर है या जो LGBTQ वाला जो जेंडर है उसके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, तो इस केस में फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि ना सिर्फ हम जो फीमेल जेंडर है उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस दें, उनके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को उनके हिसाब से भी डिज़ाइन करें, बल्कि इसके साथ साथ फीमेल जो है वो उनका हम इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है उसमें। यानी कि सिर्फ ऐप्स हम डिज़ाइन ना करें फीमेल्स के लिए, फीमेल्स खुद इन्वॉल्व हों उन ऐप्स को डिज़ाइन करने में, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में फीमेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स भी किए गए हैं, जैसे कि UN विमेन ने कई सारे एफर्ट्स किए हैं कि हमको डबल करना है जो विमेन का पार्टिसिपेशन है इंटरनेट पेनिट्रेशन में, मोबाइल यूसेज में, ठीक है। तो इसको हमको डबल करना है, डबल द नंबर ऑफ विमेन इन वर्किंग इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। तो जो टेक्निकल सेक्टर है, IT सेक्टर हो गया या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, इन सब में विमेन का जो नंबर है उन्हें डबल करने की कोशिश कर रहा है UN विमेन, ठीक है। इसके अलावा 2026 तक का एक गोल भी बनाया है कि हमको जो ये जेंडर गैप है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर, इसको रिड्यूस करना है, और जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है स्टेम में। स्टेम क्या है, स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन फील्ड्स में, ठीक है, इन एजुकेशन वाली फील्ड्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, सो दैट विमेन भी कंट्रीब्यूट करे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। विमेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्नोलॉजी को डेवलप करना अपने ही लिए, ठीक है, अपनी ही कम्युनिटी के लिए, विमेन के लिए ही, ठीक है। टेक्नोलॉजीज क्रिएटेड बाय मेन फॉर मेन। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि आज जो टेक्नोलॉजीज हैं वो स्पेशली मेन के द्वारा ही क्रिएट की जा रही है, मेजरली, जनरली, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये मेन क्रिएट करते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि
जो मेन ये टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर रहे हैं, एप्स क्रिएट कर रहे हैं, वो विमेन स्पेसिफिक बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हमें जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है। और इस जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने में विमेन की भी ज़रूरत है, ठीक है। उनको जनरेट करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए विमेन की भी ज़रूरत है। और किस तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये कह रहे हैं हम ऐसी एप्स डेवलप कर सकते हैं जो स्पेशली मदर्स के लिए हों, जो मदर्स को हेल्प करें, या फिर ऐसी एप्स डेवलप कर सकते हैं जो विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में, जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। या फिर हम ऐसी, जैसे कि एक बिल्ट इन फीचर हो सकता है इमरजेंसी बटन्स का फ़ोन्स में, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं जो जेंडर्स को टारगेट करे, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल भी बने और जो फीमेल जेंडर है उसको एम्पावर भी करे। और यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कि अगर हम इस जेंडर गैप को क्लोज कर लेते हैं, ये भी जीएसएमए का डाटा है, ठीक है, जीएसएमए बोल के अकॉर्डिंग अगर हम इस जेंडर गैप को, जो स्पेसिफिकली ये मोबाइल यूसेज वाली जो या इंटरनेट यूसेज वाली जो जेंडर गैप है, अगर हम इसको क्लोज कर लेते हैं तो लगभग $700 बिलियन का हमको फ़ायदा होगा 5 साल में। और स्पेशली ये फ़ायदा होगा लो इनकम और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ऐसी एप्स डेवलप करने की ज़रूरत है जो विमेन को भी हेल्प करें। तो ये सारे इन्होंने ये भी बताया कि क्या कॉजेज़ हैं इस डिजिटल गैप के, और क्या कॉजेज़, इन कॉजेज़ के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है विमेन के ऊपर, और इसके अलावा क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है, इस जेंडर गैप को कर्ब करने के लिए। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि अगर ये जेंडर टेक्नोलॉजी की जो गैप है ये ख़त्म हो जाती है तो ना सिर्फ हम अपनी लाइफ्स को बेटर बनाएंगे, हम अपने लाइवलीहुड को भी बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द होल इशू। यहाँ पे आपके लिए मैं एक मेंस का क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, आई होप यूल अटेम्प्ट दिस। वॉट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी? तो फेमटेक की जो मैंने बात करी ना, ये फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। तो फेमटेक क्या है ये बताना है आपको। डिस्कस हाउ इट कैन रिड्यूस जेंडर गैप इन सोसाइटी, तो किस तरह से जेंडर गैप को खत्म कर रहा है सोसाइटी में, ये आपको बताना है इस आंसर में, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में फेमटेक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन फेमटेक की क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, इसको बताएंगे आप, ओके। और क्या अभी किस तरह से जेंडर गैप प्रेवलेंट है वो आप इस नीड वाले सेक्टर में बता सकते हैं। देन इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम इस फेमटेक को डेवलप कर लेते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि हमने देखा $700 बिलियन का फ़ायदा होगा जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। उसके अलावा राइट टू हेल्थ जैसे जो राइट्स हैं उनके, वो इंश्योर हो पाएंगे। इस तरह से आपको इम्पैक्ट्स बताने हैं और अल्टीमेटली आपको एक कंक्लूजन देना है जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट ना दिखे। जिस तरह से यहाँ पे ऑथर ने बताया कि फेमिनिज्म क्या है, ठीक है, फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट द rights, it is also about the responsibilities, it is not about empowering just a one gender, ठीक है, it is about equality, ओके, इट इज़ अबाउट इंक्लूसिवनेस। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को एंड करना चाहिए एक ऑप्टिमिज्म दिखाते हुए, ठीक है, और एक मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलो अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट। देखो ये पॉलिटी से रिलेटेड है। अब आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है इन्होंने, ठीक है। अब इस यूनियन का क्या मतलब है, इस आर्टिकल में इसको बहुत ब्यूटीफुली समझाया गया है। तो देखो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करते थे वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूज़ करके यूनियन गवर्नमेंट यूज़ करेंगे। तो ऑथर कहते हैं कि अब जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्शियसनेस था, जो कंसाइंस था, वो बाहर निकल के आया है। कैसे, आर्टिकल 1 जो मैंने बताया, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 1। यानी कि सेंटर को रिकॉग्नाइज नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन को रिकॉग्नाइज करता है। और यूनियन से ऑथर का मतलब है एक यूनिफाइंग फोर्स। देखो अभी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जिसके कारण सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। काफ़ी बार देखने को मिलता है टसल चलती रहती है जीएसटी को लेकर और दूसरे राइट्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी टसल चलती रहती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, और इसके कारण जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह उसको काम करना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे बिना बायस के जो ऑथर ने कहा है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं ऑथर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मेंशन है दैट इज अबाउट यूनियन,
ओके इसके बाद एक एक्ट है जनरल क्लॉज एक्ट है 1897 का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंशन है, लेकिन उसमें भी सीधी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑथर ही समझाते हैं कि इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक के फॉर्म में इंडिया को डेवलप करना चाह रही थी, लेकिन पार्टीशन हुआ, वायलेंस हुआ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि ऑटोनॉमी की बात की गई थी कि स्टेट्स को हम ऑटोनॉमी देंगे और स्टेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर यूनियन, लेकिन फिर देखा कि पार्टीशन हो गया, जम्मू कश्मीर में वायलेंस हो रही थी, एक तरह से जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई ऐसा करेंगे तो फिर तो देश बचेगा ही नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं, हम एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाएंगे। देखो आर्टिकल 1 अगर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न मॉडल है, यूएस का मॉडल है, दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, बट आर स्ट्रक्चर इज अ क्वासी फेडरल, ठीक है, जिसमें फेडरल है लेकिन विथ यूनियन बायस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर्टिकल 1 है वो ये बोलता है कि इंडिया जो है किसी एग्रीमेंट से नहीं बना स्टेट्स के, यूएस जो है स्टेट्स के एग्रीमेंट से बना है, इंडिया स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना है, ठीक है। इसलिए जो इंडिया है दैट इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। लेकिन यूएस जो है दैट इज डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यहाँ पे यूएस में इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की बात की गई है, स्टेट्स जो हैं ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं देन यूनियन, लेकिन इंडिया में यूनियन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिफाइंग फोर्स, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन की बात की गई है। स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, स्टेट्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यूनियन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने जब बोला कि हम यहाँ पे इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन रखने वाले हैं तो कई सारा क्रिटिसिज्म हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कुछ और होगा, हमारे यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि यूनियन का मतलब ये होगा कि यूनियन विल नॉट बी द लीग ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम यूनियन का मतलब लीग ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर लें, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूनियन स्टेट्स के ऊपर है, ये इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि यूनियन हो या चाहे स्टेट हो, दोनों ही जो अपनी अथॉरिटी है वो किससे डिराइव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनियन से स्टेट्स की अथॉरिटी डिराइव नहीं होगी, ठीक है, यूनियन स्टेट्स के ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कॉन्स्टिट्यूशन ही दोनों को पावर्स देता है। और ऐसा सिर्फ एग्जीक्यूटिव में नहीं, जुडिशरी में भी देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट है उससे ऊपर नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं माना जाता कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। इनफैक्ट हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स हैं रिट्स वगैरह जनरेट करने के। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास इसका एपेलेट पावर है, लेकिन हाई कोर्ट उसके सबऑर्डिनेट नहीं है। हाई कोर्ट के पास इनफैक्ट ज़्यादा पावर्स हैं और ऐसा माना जाता है कि हाई कोर्ट जो है वो ऊपर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल जुडिशरी के। तो सेम चीज़ जुडिशरी में भी लगती है, सेम चीज़ एग्जीक्यूटिव में भी लगती है। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि कोई भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को वो सपोर्ट नहीं करता, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि हमें हमारी जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसे भी ये चीज़ समझना चाहिए कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को की तरफ इशारा नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स और यूनियन दोनों की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आखिरकार समझाना चाह रहे हैं कि देयर इज नो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। मेनली इन्होंने यूनियन का मतलब यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। Then the next issue is CCI probes Google for unfair business practices। तो Google के ऊपर CCI ने एक प्रोब बिठाया है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोब बिठाया है। देखो क्या किया है गूगल ने, गूगल के ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि जो स्मार्ट टीवीज आती है ना, तो गूगल ने क्या किया है, स्मार्ट टीवीज जो आती हैं उसमें आपने देखा होगा कि कई बार प्री इंस्टॉल्ड गूगल एप्स होती हैं उसमें। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि आप अपने मार्केट डोमिनेंस का फ़ायदा उठा रहे हो यहाँ पे, और इस मार्केट डोमिनेंस के कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है बाकी कंपनीज के तुलना में। तो ये पूरा इशू था और इसमें इन्होंने बात की है सेक्शन 4 की, ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लिप्त नहीं हो सकते। तो ये पूरा इशू था जो गूगल के ऊपर अब प्रोब चल रही है उसका। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत बनी है। देखो ये कंपटीशन एक्ट 2002 का है, इसको एनफोर्स करने के लिए ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी, 2003 में सेटअप की गई थी, लेकिन फुल्ली फंक्शनल हुई है 2009 से। ओके, ये याद रखना। और इसका काम होता है कि कोई भी अगर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन में तो उसको कर्ब करना, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को कर्ब करना जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है हमारे मार्केट के लिए। इसने रिप्लेस किया था, इस एक्ट ने रिप्लेस किया था MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। अब जो ये कंपटीशन एक्ट है, ठीक है, 2002 का, इसमें पहला तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविजन था कि ठीक है ये एस्टेब्लिश की जाएगी, और दूसरा ये इसमें प्रोविजन था कि एक कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएगी। ये एस्टेब्लिश की भी गई, लेकिन 2017 में इसको रिप्लेस कर दिया NCLAT ने, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। और एक चीज़ और, CCI जो है इसका कंपोजिशन कैसा होता है, एक इसमें चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। और अलग अलग बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है कि इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, और इसके अलावा एक चीज़ ये कि इसका जो रिकमेंडेशन था CCI को बनाने का, कंपटीशन एक्ट को पास करने का, वो था राघवन कमेटी का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है इंगेज ईरान, इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये देखो, ईरान जो है, ईरान और USA के बीच में टसल चल रही है काफ़ी टाइम से। इशू ये क्या, एडिटोरियल क्या है, उससे पहले इशू समझा देती हूँ। ईरान और P5+1 इसके बीच में एक डील साइन हुई थी जिसको कहते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जिसको आप 2015 न्यूक्लियर डील के फॉर्म में भी जानते हो, ठीक है। तो ये जो JCPOA है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर डील थी 2015 की, ये साइन हुई थी ईरान और P5 कंट्रीज के बीच में। P5 कौन सी कंट्रीज हैं, P5 वही परमानेंट 5, फेजर जिसको मैंने आपको समझाया। फेजर क्या है, फ्रांस, अमेरिका यानी कि USA, चाइना, UK और रशिया, इंग्लैंड यानी कि UK और रशिया, और EU, इन 6 और ईरान के बीच में ये डील साइन हुई थी। और इसमें बेसिकली ईरान को कहा गया था कि हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे अगर आप अपना जो न्यूक्लियर कंटेंट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको कर्ब करते हो, उसे धीरे धीरे कम करके ख़त्म करने की कोशिश करते हो तो। लेकिन ये अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2018 में ट्रंप आए, ट्रंप ने इससे विड्रॉ कर लिया, इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और उन्होंने बोला भाई हम तो नहीं मानते, क्योंकि ईरान तो कोई बात मानता नहीं हमारी, तो ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लगा दिए। इसके कारण ईरान की जो इकोनॉमी थी बिल्कुल ठप पड़ गई, ईरान को ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, ईरान और भड़क गया, और ईरान ने बोला ठीक है भाई, अब हमको कोई फ़ायदे तो मिल नहीं रहे, तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस से चालू करते हैं। तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरे की बात है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने कोई ऐसी ट्रीटी वगैरह में भी नहीं है वो की है ना, हम इसको यूज़ प्रॉपरली करेंगे, पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब ये पूरा इशू हो गया था, ठीक है। अब आए बाइडन, ठीक है, बाइडन ने बोला कि हम इस इशू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे वियना टॉक्स में ये इंगेज हुए, ठीक है। ये जो वियना टॉक्स हो रही थी वो स्पेशली इसी एग्रीमेंट को फिर से नेगोशिएट करने के लिए हो रही थी, और सभी कंट्रीज, ईरान के साथ साथ ये P5+1 कंट्रीज भी चाहती थी कि वापस से इस डील को स्टार्ट किया जाए, JCPOA को फिर से इसमें इंगेज हुआ जाए। लेकिन अब इशू क्या हो गया है, अब 2 ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं। इसके बारे में बात की हुई है इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में। अब देखो इसमें क्या कहा हुआ है, पहली चीज़ क्या की है यूएस ने, यहाँ पे एक तो वियना में इसको नेगोशिएट करने के लिए बातें चल रही है। अब यहाँ पे यूएस ने क्या किया है, इसकी जो ईरान की जो वेबसाइट्स थी, ईरान से लिंक्ड वेबसाइट्स थी, उनके ऊपर ब्लॉक लगा दिया है, ब्लॉकेज कर दिया है यूएस ने। ये जो है इसने फालतू में प्रोवोक करने के काम किए हैं। एक तरफ तो तुम नेगोशिएशन में लिप्त हो, दूसरी तरफ यहाँ पे तुम उसकी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर रहे हो, तो एक तरह से प्रोवोक कर रहे हो आप सामने वाले को। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि पहले तो चलो, अब वियना में जो पहले प्रेसिडेंट थे ईरान के, हसन रूहानी, और अब जो बाइडेन है, इनके बीच में सही साथ बातचीत चल रही थी, दोनों चाहते थे कि हम ये जो न्यूक्लियर डील है उसको साइन कर लें। लेकिन अब एक ट्विस्ट आया है, नए प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, मिस्टर रैसी, और ये जो है ये बिल्कुल एकदम कंजर्वेटिव टाइप के हैं,
और इनकी जो सोच है वो इसके अगेंस्ट है कि हम न्यूक्लियर डील को साइन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आनाकानी वो इसमें करने वाले हैं, ऐसा दिखने को मिल रहा है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला ऑब्स्टेकल तो ये हो गए। दूसरा ऑब्स्टेकल ये है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे विड्रॉ किया था तो ईरान ने ये ठान लिया कि अब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि इन्होंने वापस से स्टार्ट किया तो अब यूएस बोल रहा है कि आप इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकिए, फिर हम ये डील साइन करते हैं। ईरान बोल रहा है नहीं, पहले आप डील साइन कीजिए, फिर आप सैंक्शन हटाइए, फिर हम इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे। तो ये पूरे ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं और अब ये जो पूरी डील है ये बीच में अटक गई है। तो ऑथर कह रहे हैं कि अभी रायसी जो है ये इनका इलेक्शन ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी इन्होंने प्रेसिडेंट का जो पद है वो संभाला नहीं है, ये अगस्त में संभालेंगे। तो अच्छा यही होगा कि अगर इनके बीच में जो डील है वो साइन हो जाती है बिफोर अगस्त। तो ये पूरा इशू था। ठीक है, इसको बस आपको इशू पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये एडिटोरियल लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। बैंक्स गेट असेट्स वर्थ ₹8,441 करोड़। तो देखो 8,500 करोड़ के आसपास का जो असेट है वो यहाँ पे ईडी ने हवाले किया है बैंक्स के। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया बैंक्स के साथ और फिर भाग गए पैसा लेके। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये केस गया और उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे असेट्स को सीज किया है इनके। और इन असेट्स जो सीज किए हैं इसमें से लगभग इतनी जो क्वांटिटी है असेट्स की वो इन्होंने बैंक्स के हवाले की है, सो दैट बैंक्स भी अपना जो भुगतान है वो थोड़ा बहुत तो कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 स्पेशल फिस्कल लॉज को रेगुलेट करती है, एनफोर्स करती है इंडिया में। कौन से 2 लॉज हैं, एक तो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। तो ये जो फेमा और पीएमएलए है, ये दोनों जो एक्ट्स हैं, फेमा और पीएमएलए 2002 का पीएमएलए है और फेमा है 1999 का, इन दोनों को एनफोर्स करने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये जो दोनों लॉज हैं, फेमा जो है ये सिविल लॉ है, ठीक है, एक क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं इसके पास, और पीएमएलए जो है ये क्रिमिनल लॉ है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है, ये जो पीएमएलए है जो जिसके अंतर्गत इसमें ईडी ने जो असेट्स सीज किए हैं वो पीएमएलए के अंतर्गत किए हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत किए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है यहाँ पे ये समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आपने किसी इलिसिट एक्टिविटी के लिए, किसी इलीगल एक्टिविटी से पैसा बनाया और उस ब्लैक मनी को आप व्हाइट मनी करने पे तुले हुए हो, और व्हाइट मनी आपने कर दी उसको, उसके बाद उसको फिर से कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसके कुछ स्टेप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कि मनी जनरेशन। ओके, आपने किसी इलिसिट एक्टिविटी, किसी इलीगल एक्टिविटी जैसे कि ड्रग अब्यूज़ में, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग में, या फिर आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, इसके थ्रू आपने मनी बनाई। ठीक है, इस मनी को बनाना, ये क्या है, गलत तरीके से बनाई हुई मनी है। ठीक है, अब इसको आप दिखा नहीं सकते अपने जो भी बैंक डाटा है उसमें, क्योंकि फिर तो आप अरेस्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपने गलत तरीके से ब्लैक मनी जनरेट करी। अब इस ब्लैक मनी को आपने क्या किया, आपने इसको व्हाइट मनी करने के लिए इसको आपने इसका प्लेसमेंट किया। सेकेंड स्टेप है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इसको सही चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि आपने इसको ज़मीन खरीद ली कोई अच्छे से, मतलब दिखाते हुए, शो करते हुए, तो आप इसको सही एक्टिविटीज़ में डाल के इसको आप व्हाइट करने की कोशिश करते हो। देन इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं कि जो ओरिजिन है इस मनी का, ब्लैक मनी का ओरिजिन है, वो दब जाए इन छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से लेयरिंग की जाती है, इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक, और उसके बाद अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। यानी कि जब हो गया कि हाँ चलो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है, इसको इंटीग्रेट करके वापस से विड्रॉ करके फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, वापस से इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की साइकिल है, जिसको कि मनी लॉन्ड्रिंग जो इंडिया में है वो रेगुलेट होता है पीएमएलए 2002 के थ्रू। ओके, ये याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आज का आखिरी, सेंटर फर्दर ईजेस नॉर्म्स फॉर वॉइस बेस्ड बीपीओज। तो वॉइस बेस्ड बीपीओज के लिए सेंटर ने नॉर्म्स को ईजी किया है। तो देखो पहले मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ। ओएसपी, अदर सर्विस प्रोवाइडर, ये कौन होते हैं, ये वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो सेकेंडरी या टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कंपनीज को, जैसे कि मान लो कोई बैंक है,
अब बैंक को टेली बैंकिंग करनी है, ठीक है, तो उस केस में जो अथॉरिटी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर उनको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा वो होगा अदर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वैसे ही कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे टेलीमेडिसिन का काम करना है या फिर टेली बैंकिंग का काम करना है, ये सब काम करती है अदर सर्विस प्रोवाइडर। इनका क्या होता था कि पहले इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस थी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस थी इनके ऊपर। कैसे? पहला तो ये देखो बैंकिंग एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं, इसलिए इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोगों के साथ फ्रॉड कर दे बैंकिंग के नाम पे, तो इसलिए इनको रजिस्टर करने की ज़रूरत थी। दूसरा, ये टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करते थे, लीज पे लेते थे टेलीफोन लाइन्स को, ठीक है, तो ये टेलीकॉम का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है उसको यूज़ करते थे, इसलिए भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। और यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अब ये जो रजिस्ट्रेशन थे ये 2020 में ऐसे रेगुलेशन आए कि इनके ऊपर जो ये रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको लाइसेंसिंग को रिन्यू करना पड़ेगा, ये नॉर्म्स को ईज कर दिया गया, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों किया गया? सो दैट अट्रैक्ट हो सके जो फॉरेन बिजनेस होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे अदर सर्विस प्रोवाइडर बन के आएँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, ठीक है, और यहाँ पे लाइसेंसिंग की ज़रूरत ना पड़े। एक और चीज़ यहाँ पे इनको बतानी पड़ती थी कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी। अब वो भी इशू नहीं रहेगा, तो इसके कारण क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आ सकती हैं। तो ये तो अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए यहाँ पे रेगुलेशन ईज की गई थी। उसी तरह बीपीओज, जो वॉइस बीपीओज हैं, उनके लिए भी रेगुलेशंस को ईज किया गया है। जैसे कि पहली चीज़ क्या की गई है, जो डिस्टिंक्शन था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बीपीओज के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो अब बीपीओज जो हैं वो सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक यूजेज के लिए भी और ग्लोबल कस्टमर्स के लिए भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये की गई है कि ओएसपी यानी कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का एक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, ये जो पोर्टल है इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो यानी कि अगर अदर सर्विस प्रोवाइडर किसी और कंट्री का है तो वो इंडिया में भी अपना ये जो EPBX है, ठीक है, EPABX जो है इसको प्लांट कर सकता है। ओके, इसके अलावा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इंटरकनेक्टिविटी में बीपीओस की। ओके, तो इस तरह से क्या करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की है एक तो। दूसरा, आईटी सेक्टर जो है उसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है उसे बूस्टअप करने की कोशिश की गई है। इंडिया को एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। नेक्स्ट, अब देखो हमने यहाँ पे जो इश्यूज डिस्कस किए हैं उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सही स्टेटमेंट बताने आपको। द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स या जो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज होता है उसको प्रोहिबिट करती है। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है, 2002 का जो एक्ट है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। देन सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स, ये सही है, ठीक है। एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, गलत, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA इज रिलेटेड टू यूएन्स न्यू प्लेज टू कर्ब क्लाइमेट चेंज, तो ये JCPOA जो है वो यूएन का नया प्लेज से रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज के? नहीं, ये ईरान और यूएस वाली जो न्यूक्लियर डील है उससे रिलेटेड है। ट्रंप पुल्ड द यूएस आउट ऑफ दिस अकॉर्ड बाय इन 2018, 2018 में ट्रंप ने अपने आप को, यूएस को, इस अकॉर्ड से बाहर निकाल लिया था, ये सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी में कि ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशंस भी होते हैं, तो इन पे थोड़ी ज़्यादा नजर रखना। ओके, तो अच्छा, वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे ओनली 2 नहीं, ओनली 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।